हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 जिसमें शास्तियाँ बताई गई हैं, पेनाल्टीज बताई गई हैं, दंड बताए गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़ी धारा है, इसके कई खंड हैं, सबको हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर उपधारा से प्रश्न बनता है, हर खंड से प्रश्न बनता है, हर पेपर में आपको मिलेगी ही मिलेगी ये धारा। देखें उपधारा 1 क्या कहती है। कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या किसी निकाय, निकाय में क्या है, सरकारी विभाग सहित सारे निकाय आएंगे, निकाय के अनुरोध पर किसी भूमि का विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी के बिना या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में जिसके अधीन रहते हुए ऐसी मंजूरी दी गई है, कोई कार्य करता है, वो ऐसे जुर्माने से जो 50,000 तक का हो सकेगा और अपराध चालू रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध पहली बार कारित होने पर की गई दोष सिद्धि के पश्चात जारी रहता है तो 2,500 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। यहाँ पर देखिए एक चीज, शायद मंजूरी दी गई है, कोई करता है, कोई कार्य होगा, कोई कार्य बढ़ा लीजिए, यहाँ पर हम भी बढ़ा देते हैं। कार्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप विकास लिख चुके हैं, चाहे तो ये पूरा पूरा हो जाएगा, विकास कार्य या विकास भी कह देंगे, कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, सही है सेंटेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है जो ऐसी जगह पर जिसमें विकास योजना, जो विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना का कार्य चल रहा है या इसके अंतर्गत आ चुकी है और इस योजना के उल्लंघन में कोई आदमी या निकाय कार्य कर रहा है या जो मंजूरी 14 के अनुसार, धारा 14 के अनुसार मिली है, उसका उल्लंघन कर रहा है या उसकी शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, तो उस पर जुर्माना लगेगा जाके 50,000 रुपये तक का। और अगर वो जुर्माना लगने के बाद भी वो मतलब अपने कार्य को जारी रख रहा है तो प्रत्येक दिन के लिए उसको 50,000 के अलावा 2,500 मतलब 2,500 रुपये पर डे फिर से जुर्माना लगता रहेगा, मतलब जारी रहेगा। इसकी उपधारा 2 जो है बिल्कुल धारा 1, उपधारा 1 की आधी है, मतलब 1/2 कर दीजिए 2 में तो बन जाएगी उपधारा 2। उपधारा 1 को अच्छे से याद कर लीजिए, फिर उपधारा 2 को समझ लीजिए। उपधारा 1 में धारा 14 का जिक्र हुआ है, जबकि उपधारा 2 में धारा 16 का जिक्र हुआ है। समझ लें क्या मतलब है। कोई व्यक्ति जो किसी भवन या भूमि का प्रयोग धारा 16 के उपबंधों के उल्लंघन में या इस धारा के परंतु के अधीन विनियमों मतलब नियमों द्वारा विहित शर्तों के उल्लंघन में करता है, वो जुर्माने से जो 25,000 रुपये तक हो सकेगा और अपराध चालू रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात 1,250 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। देखिए हो गया, बिल्कुल आधा आधा समझ लीजिए। हुआ क्या है, उपधारा 1 में कोई क्या कर रहा है, भूमि का विकास कर रहा है, जबकि उपधारा 2 में क्या कर रहा है, भूमि का प्रयोग कर रहा है, भूमि या भवन का प्रयोग कर रहा है। और क्या किस तरह से कर रहा है कि जो 16 धारा 16 में जो शर्तें दी जाती हैं उनका उल्लंघन कर रहा है। तो होगा क्या उस पर जुर्माना, जस्ट आधा 25,000, और जारी रहने की जगह में अवस्था में 2,500 का आधा 1,250 रुपये, ये जुर्माना जारी रहने की अवस्था में प्रतिदिन पड़ेगा। धारा 3 क्या कह रही है, कोई व्यक्ति जो धारा 25 के अधीन भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालता है या ऐसे प्रवेश के पश्चात ऐसे व्यक्ति को परेशान करता है, वो ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 में बताई गई है, धारा 25 का जिक्र किया गया है। धारा 25 कहती है कोई भी प्राधिकार व्यक्ति कहीं पर भी, जैसे वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है अगर विकास नियोजन का, तो वो किसी भूमि पर प्रवेश करने का हकदार होता है। तो उपधारा 3 ये कहती है जो प्राधिकृत व्यक्ति है, जो किसी भूमि पर जाने के लिए प्राधिकृत है, उसको अधिकार है और ऐसे व्यक्ति को रोका जा रहा है, ठीक।
रोका जा रहा है, उसको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है उस भूमि पर, तो क्या होगा, 6 मास तक का कारावास हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो रोक रहा है या प्रवेश करने के बाद उसको अधिकारी को, प्राधिकारी को या व्यक्ति को परेशान कर रहा है। तो जुर्माना 6 मास तक का है, सॉरी, जुर्माना जो है 1,000 तक का होगा, या कारावास 6 मास तक का होगा, या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अब चले हम लोग अगले पेज पे। अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा धारा 26, जिसमें सिर्फ शास्तियों का जिक्र हुआ था। अब 26 का क्या कहती है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या अवरोध। 26 का की उपधारा 1 देखें, जो कोई किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर नाली पर कार्य करने के सिवाय विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर जो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि प्राधिकरण से संबंधित हो या ना हो, उसमें निहित हो या ना हो, पर अतिक्रमण करेगा, तो ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। क्या कह दी गई बात है धारा 1 में, कि कोई व्यक्ति जो है, जो सार्वजनिक सड़क पर कोई काम कर रहा है जिसमें नाली नहीं आएगी, नाली के सिवाय कोई काम कर रहा है विकास क्षेत्र में, और जो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अब चाहे वो व्यक्ति संपत्ति जो है प्राधिकरण की हो या ना हो, उससे संबंधित हो या ना हो, या उसके, तो इस तरह का अगर वो अतिक्रमण कर रहा है, कोई काम कर रहा है अतिक्रमण से संबंधित, तो उसको क्या होगा, 1 साल तक की सजा है का प्रावधान है, या फिर जुर्माना जो कि 20,000 तक का है, या दोनों से दंडनीय हो सकता है ऐसा अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति। उपधारा 2 कहती है, जो उपधारा 1 है उसके अंतर्गत जो अधीन दंडनीय कोई अपराध है वो संज्ञेय अपराध होता है। उपधारा 3 क्या कहती है, जो कोई किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर नाली पर कार्य करने या, अब उपधारा 3 में क्या कहा गया, जो कोई किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर नाली पर कार्य करने या सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर ढेर लगाने को शुल्क के भुगतान पर ऐसी अवधि के दौरान जैसी अनुमति दी गई है भवन सामग्री रखने के सिवाय, ठीक, विकास क्षेत्र में किसी सड़क या भूमि में जो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, चाहे ऐसी सड़क या भूमि प्राधिकरण की हो या ना हो, अथवा प्राधिकरण में निहित हो या ना हो, वो ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो 1 मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो 2,000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, किसी सार्वजनिक मार्ग पर या नाली पर कार्य कर रहा है, या कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई सड़क पर ढेर ऐसी अवस्था में लगा रहा है। कभी कभार क्या होता है, सार्वजनिक सड़क पर आपको, जैसे आपने अनुमति ले ली कि हम ये सामान रखेंगे, तो उसने अनुमति को छोड़ के, मतलब जो अनुमति आपने अगर ले रखी है तो अलग बात है, वरना अगर आप सार्वजनिक स्थान पर ढेर लगा रहे हैं किसी चीज़ का, या बिना भुगतान करने किया आपने 10 दिन के लिए, आप उसके आगे अवधि तक आप ढेर लगाए पड़े हैं किसी सामग्री का, तो क्या होगा, वो भूमि और किसी व्यक्ति का नहीं है, मतलब व्यक्ति का संपत्ति ना हो, चाहे भले ही वो संपत्ति प्राधिकरण की हो या ना हो, या उसके अधीन हो या ना हो, तब भी उस व्यक्ति पर जो ढेर लगाए हुए है सामान का, सामग्री का, उस पर क्या होगा, जुर्माना लग सकता है, जो कितना हो सकता है, 2,000 रुपये तक का, या उसको कारावास होगा जो कि होगा 1 मास तक का, या दोनों से दंडनीय हो सकता है वो व्यक्ति जो ढेर लगाए हुए है। चौथी बात देखें, यदि ये विश्वास करने के आधार हों कि किसी व्यक्ति ने उस विकास क्षेत्र में जो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कोई अतिक्रमण या व्यवधान उत्पन्न किया है, तो प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अतिक्रमण या अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति से ये कारण दर्शित करने की, अगले पेज पे चले, पिछले पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था कारण दर्शित करने की, फिर उसके आगे है अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकेगा कि उससे
15 दिनों से अन्यून ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए अतिक्रमण या अवरोध हटाने की अपेक्षा क्यों न की जाए और ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारण यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात लेखबद्ध कारणों से ऐसा अतिक्रमण या आदेश हटाने का या अवरोध हटाने का आदेश दे सकेगा। बहुत ही ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट 4, जो मतलब धारा 4 जो धारा 26 का की है, बहुत ही ज्यादा है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका आगे का परंतु है। इस धारा 4 को समझ लें कि कोई व्यक्ति जो है किसी विकास क्षेत्र में जो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, उस पर किसी अधिकारी को लगता है या प्राधिकारी को लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अतिक्रमण किए हुए है। ऐसी संपत्ति है जो उसकी व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, उस पर कोई व्यक्ति अतिक्रमण किया है ऐसा लग रहा है प्राधिकारी को, तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि आपको क्यों ना इस जमीन से आप इसका कारण बताओ नोटिस का 15 दिन के अंदर अंदर आप हमें बताएं कि क्यों ना आपको यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाए, आपको यहाँ से बेदखल कर दिया जाए, यहाँ से आपको हटा दिया जाए, आपसे अतिक्रमण खाली करा लिया जाए। इसके लिए 15 दिन का आपको नोटिस के बाद समय देगा और अगर 15 दिन के अंदर आपने जो कारण बताया है वो प्राधिकारी को सही नहीं लगा या उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ तो वो लेखबद्ध कारणों द्वारा आपको हटाने का आदेश दे सकेगा। ठीक, इसमें क्या है, मेन बात यह है कि जो अवरोध हटाना है, जो अतिक्रमण हटाना है, अवरोध हटाना है, उसके लिए लेखबद्ध 15 दिन की आपको सूचना दी गई कि आप कारण बताइए, फिर आपको आदेश मिलेगा। परंतु किसमें ये इम्पोर्टेंट है, देखिए यहीं से प्रश्न बनता है, परंतु ये कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात कमजोर वर्ग से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिक्रमण तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे ऐसी रीति और ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जो विहित की जाए पुनर्वास हेतु वैकल्पिक भूमि या आवास प्रदान नहीं कर दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, एग्जैक्टली हुआ ये जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम है इसमें संशोधन हुआ। इस संशोधन के बाद ये बात जोड़ दी गई कि अगर कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, वो बेचारा कहीं ऐसी जगह टट्टर डाल के छप्पर डाल के या अस्थायी आवास कर रहा है कोई ऐसी जगह पर जो कि प्राधिकरण की संपत्ति है, जो कि किसी कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और बेचारा मजबूरी में वहां रह रहा है, तो प्राधिकरण क्या करेगा, उसको हटाने से पहले उसका इंतजाम करेगा कि आप ऐसी वैकल्पिक भूमि प्रदान करेगा या निवास स्थान पर प्रदान करेगा कि आप ऐसी जगह पर अपना स्थान बना लीजिए जाके या वहां रह लीजिए, तभी उस व्यक्ति का अतिक्रमण हटाएगा, वरना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आ जाइए धारा 26 खा, बहुत इंपॉर्टेंट। 26 का क्या कहती है, 26 खा में एग्जैक्टली ये मिसप्रिंट हुआ है, ये लिखा गलत है, 26 का होगा यहाँ पर बाद में, अभी हम सही कर। धारा 26 खा कह रही है कि धारा 26 का के अधीन हटाए जाने के लिए प्रतिकर हेतु दावा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, एचजीएस में अभी लेटेस्ट आई है 18-20 में। देखें वो धारा 1 क्या करी 26 खा की, धारा 26 का की उपधारा 4 के अधीन अवरोध या अतिक्रमण हटाए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे हटाए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर या तो प्राधिकरण या तो हटाने का आदेश देने वाले अधिकारी के या दोनों के विरुद्ध प्रतिकर या प्रत्यास्थापन या दोनों के लिए और ऐसे अधिकारी को इस प्रकार हटाए जाने के कारण कारित हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी बनाने के लिए दावा कर सकेगा। हुआ क्या, अभी हमने आपको बताया था 26 का में जो उपधारा 4 थी हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका अतिक्रमण हटा दिया, जो प्राधिकारी को लगा कि अतिक्रमण किए हुए सार्वजनिक भूमि पर कोई था
और उसका अतिक्रमण हटा दिया अधिकारी ने, और जो आदमी इस आदेश से 26 का के आदेश से व्यथित है, परेशान है, परेशान होने की स्टेज क्या हो सकता है वो प्राधिकरण की संपत्ति ना हो, उसकी सार्वजनिक उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो, या कोई भी कारण हो सकता है जो मतलब, या ऐसा हो सकता है जो प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों के बाहर जाके कार्य कर दिया हो, किसी भी तरह से वो व्यक्ति व्यथित है। फिलहाल 26 का के अनुसार, 26 का की उपधारा 4 के अनुसार जो अतिक्रमण हटाया गया उससे व्यथित व्यक्ति है, तो क्या करेगा वो, जो आदेश दिया गया था, जो अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था, उसके 30 दिन के भीतर क्या करेगा, वो उस व्यक्ति को, जो अधिकारी को या उस प्राधिकरण को या उनमें से दोनों के प्रति दावा करने का हकदार है कि वो व्यक्ति या वो अधिकारी या वो प्राधिकरण उस व्यक्ति को जो व्यथित है उसको प्रति कर दे, या प्रत्यास्थापन का मतलब जैसी पोजीशन पहली थी वैसी उसको बना के दे। प्रत्यास्थापन का मतलब होता है जैसे कि हम पहले थे वैसे हमें कर दिया जाए, तो वैसा करने के लिए दावा कर सकता है। और इसमें यह भी है कि वो उस अधिकारी या जिस प्राधिकरण को जिसने उसको अतिक्रमण हटाया है उसको व्यक्तिगत रूप से भी दायी बना सकता है कि ये इन्होंने जानबूझ के ये किया है, ये व्यक्तिगत रूप से ही दायी है। ऐसा करने के लिए दावा उन पर कर सकता है व्यथित व्यक्ति। उपधारा 2 में आ जाइए। उस क्षेत्र पर जहां की अवरोध या अतिक्रमण हटाया गया है, जैसे धारा 26 का की उपधारा 4 में उपबंधित है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिकरण माना जाएगा। कहने का मतलब यह है, जो आपने पढ़ी है, जो उपधारा 26 खाकी, इसमें जो व्यथित व्यक्ति है जिसको 26 का की उपधारा 4 के अनुसार परेशानी है, वो उसके आदेश से व्यथित है, वो व्यक्ति उसके लिए वो दावा कहाँ करेगा, वो जिला न्यायाधीश के पास दावा करेगा, क्योंकि जिला न्यायाधीश जो है वो अधिकरण माना जाएगा इस तरह के प्रतिकर को प्रदान करने के लिए या प्रतिस्थापन करने के लिए, या उस व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाने के लिए। अधिकरण कौन है? जिला न्यायाधीश है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन होता है अधिकरण, तो जिला न्यायाधीश अधिकरण है, अधिकारी है, न्यायालय है, जो कि ऐसे व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाएगा या प्रत्यास्थापन दिलाएगा। अब हम लोग चले अगले पेज पर। 26 खा की ये उपधारा 3 है जो इस पेज पे लिखी हुई है। उपधाराएं 2 हम आपको पिछले पेज पर पढ़ा चुके हैं। धारा 3 कह रही है, किसी प्रतिकर के भुगतान के लिए या किसी स्थावर संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री होना माना जाएगा। जो प्राधिकरण अधिकरण जो जिला न्यायाधीश है, हमने बताया अभी आपको पिछली पेज पे, उसका आदेश क्या है? सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। चौथी उपधारा, अधिकरण के समक्ष कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के अनुसार न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। ठीक, जो ये कार्रवाई होगी अधिकरण के जिला न्यायाधीश के समक्ष, तो वो ये न्यायिक कार्रवाई है पूर्ण रूप से। उपधारा 5 क्या कह रही है? अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। जो अधिकरण है, जिला न्यायाधीश है, उसको सारी शक्तियां सिविल न्यायालय की प्राप्त होंगी, जैसे शपथ दिलाना, साक्ष्य को पेश करना, साक्षियों को उपस्थित करने की अनुमति देना, साक्षियों का साक्ष्य सुनना, उनको अभिलिखित करना, सारी सिविल प्रोसेस जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसा कि सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, वो सारी की सारी उस अधिकरण को प्राप्त है जो प्रतिकर या प्रतिस्थापन के लिए मामले को सुन रहा है, उसका विनिश्चय करने के लिए बैठा हुआ है। आखिरी और छठी उपधारा देख लें। अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा। जो अधिकरण यहाँ पर निर्णय देगा, उसका निर्णय जो होगा, उसका विनिश्चय होगा, वो अंतिम होगा। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस लेक्चर की अब हम लोग आखिरी धारा देख लें, धारा 26 गा। ध्यान से देखें इसमें क्या खास बात है। इसलिए पूछी जाती है कि इसमें खास बात है कि आप बिना नोटिस के कोई चीज़ हटा रहे होते हैं,
किसी अतिक्रमण को या किसी संरचना को अगर बिना नोटिस के हटाया जा सकता है तो वो है धारा 26 गा। बाकी सब में आपको कुछ ना कुछ नोटिस देना पड़ता है, किसी में 15 दिन का, किसी में 40 दिन, मतलब इस तरह से नोटिस होता है। मगर 26 गा में कोई नोटिस नहीं देंगे, आप धड़धड़ा जाइए और अतिक्रमण हटा दीजिए। देखें ध्यान से 26 गा क्या कह रही है। प्राधिकरण अधिनियम के उल्लंघन में निर्मित या निमित्त किसी चीज को नोटिस के बिना हटाया जा प्राधिकरण अधिनियम के उल्लंघन में निर्मित या निक्षिप्त किसी चीज को नोटिस के बिना हटा सकेगा। पहले तो धारा ही को सही से समझ लीजिए। धारा 26 का कह रही है कि प्राधिकरण को ये अधिकार है कि वो अधिनियम, जो कि अभी हम लोग ये अधिनियम पढ़ रहे हैं, विकास नियोजन अधिनियम, इसके उल्लंघन में अगर कोई संरचना ऐसी बना दी गई है या निक्षिप्त कर दी गई है, मतलब निर्माण कर दिया गया है, या कोई ऐसी चीज है जो प्राधिकरण की हिसाब से मतलब गलत है, तो उसको क्या करेगा, बिना नोटिस के हटा सकेगा। कौन? प्राधिकरण। समझ ले इस बात को। प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नोटिस के बिना निम्न संरचनाएं हटवा सकेगा। कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिनमें से देखें का पॉइंट, किसी दीवार, बाड़, घेरा, स्तंभ, सीढ़ी, छप्पर या अन्य संरचनाएं चाहे स्थिर हो या चलायमान हो या और स्थायी प्रकृति की हो या अस्थायी प्रकृति की हो, या कोई संलग्नक हो, मतलब अटैच्ड कोई चीजें हो, इन सारी चीजों को प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति, अधिकारी बिना नोटिस के हटा सकता है। फिर उपधारा खा देखें, सॉरी खंड खा देखें धारा 26 का। किसी दुकान, कुर्सी, बेंच, सीढ़ी, गट्ठर, तख्ता या अलमारी या किसी अन्य वस्तु को जो इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी स्थान पर रखा गया हो या लटकाया गया हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, दुकान के आसपास में कुर्सी बना देते हैं लोग, बेंच बना लेते हैं, सीढ़ी बना लेते हैं, गट्ठर लगा देते हैं, तख्ता लगा देते हैं, या कोई भी ऐसी संरचना, कुछ तिरपाल वगैरह तान दिया, लटका दिया। तो इन सारी चीज़ों को प्राधिकरण, जो विकास प्राधिकरण है या उसके द्वारा निमित्त कोई अधिकारी है, बिना नोटिस के तड़तड़ा के हटाता हुआ चला जाएगा। आपने देखा भी होगा, कोई बुलडोजर आता है, सड़क किनारे के सारे चीज़ें तोड़ता हुआ चला जाता है। दुकानों के आगे लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा होता है उनको बिना किसी नोटिस के हटाता हुआ चला जाता है दस्ता, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हालांकि इसमें अभी इसका एक खंड बचा हुआ है 26 घा, वो बड़ा टॉपिक है, अगर हम उसको इंक्लूड करते तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता। प्रयास करेंगे अगले टर्न पर ये आपको अधिनियम ये आपका कंप्लीट हो जाए। आप ये थर्ड पेपर को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के कगार पर आ चुके हैं। इसके बाद इस अधिनियम के बाद सिर्फ आपके पास नगर पालिका अधिनियम बचेगा। कहने का मतलब है धीरे धीरे सिलेबस आपका खत्म होने जा रहा है। अब हम आपका रिवीजन स्टार्ट कराने जा रहे हैं, रिवीजन कराएंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कराएंगे, वो प्लस फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कराएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने जा रही हैं, और इसके लिए इसीलिए हमने अपना, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, 50 दिन के अंदर आपका समय आ गया है, 50 दिन के अंदर मेंस है अब आपका, इसीलिए हमने अपना नंबर दे दिया है। अब व्हाट्सएप नंबर है 9450770672। इस व्हाट्सएप नंबर से आपसे जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाइए, क्योंकि प्रेशर आप लोगों पर बढ़ता जा रहा होगा। उस प्रेशर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि किस तरह से आप मैनेज करेंगे परिस्थितियों को, किस तरह से आप जजमेंट राइटिंग करेंगे, किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या लेटेस्ट ट्रेडिशन चल रहा है, वो सारी क्यूरीज हम आपकी दूर कर सकेंगे। तो को प्रयास यही करिए कि आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके जुड़ जाइए। हालांकि इसके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है, और ये फ़ीस उन कैंडिडेट के लिए रिफंडेबल है जो सिलेक्शन ले लेते हैं। सिलेक्शन ले लीजिए, फ़ीस वापस ले लीजिए, फ़ीस का कोई मसला नहीं है। फ़ीस का अगर वैसे भी कोई मामला हो तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिए, मगर जुड़िए। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लास्ट में हमने अपना चैनल दे दिया @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर,
आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालिए, आप हम तक पहुंच जाएंगे। सर्च करिए, जिसमें हमने आपको डे 1 से लेकर डे 100 तक पूरा PCSJ और जो कि HGS मेंस का भी सिलेबस है, पूरा सिलेबस दे दिया है, केस लॉज के साथ दिया है। वीडियो चलाते हैं आप तो मोर लिख के आता है, मोर को टच करिए, वहाँ पर आपको PDF मिलेगा। हर वीडियो के साथ हमने PDF दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, जो आपके पास ये हैंड रिटन नोट्स यही PDF के फॉर्म में है जिससे हम पढ़ा रहे हैं, इनका PDF निकाल के अपने हाथ में रखिए। हाथ में जब नोट्स होते हैं तब आप पढ़ते हैं मैटर, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, पूरा समझ में आता है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, हमसे कांटेक्ट करिए। ठीक, मैटर अपने सारे साथियों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैटर शेयर करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको बहुत डे बाय डे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। हर दिन आपको ज़रूरी टॉपिक मिलेगा, हर दिन आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, रिवीजन होगा, जजमेंट राइटिंग होगी, न्यू जो केसेस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको देने वाले हैं। तो या तो आप चैनल से हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच हो जाइए, जुड़ जाइए। नहीं जुड़ रहे हैं तब भी आप हमसे हमारे कांटेक्ट में रहिए, शेयर करते रहिए हर आदमी को ये, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस।